बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बदस्तूर खराब से खराब तर। इसके बावजूद के बहुत ज़ौक शौक से 26वीं आइनी तरमीम जो कि मुकम्मल तौर पर गैर आइनी है, उसे मंजूर करवा लिया गया। सेनेट से भी और कौमी असम्बली से भी, और हंगामी बुनियादों पर मंजूर करवाया गया। और डर और खौफ हकूमती बेंचों में ज़्यादा था और हुकूमत के सहूलतकारों पे ज़्यादा था। रातों रात ये सारी कार्रवाई डाली गई और यहाँ तक के सारी सारी रात ही नहीं बल्कि अलसुबह फजर की नमाज तक ये सारे का सारा इजलास चलता रहा। 5 बजे से ज़्यादा तक ये इजलास चला और ये कार्रवाई शुरू की गई रात 11:55 पे और सारी रात इजलास चलाया गया। और उसके बाद सुबह 6 बजे पहले कहा गया कि 8 बजे सदर ममलिकत इस पे दस्तखत करेंगे, लेकिन फिर इसका टाइम तब्दील करके कहा गया नहीं 6 बजे इस पे तकरीब होगी ईवान सदर में। ये पाकिस्तान की तारीख में मेरा ख्याल है पहला और शायद आखिरी अमेंडमेंट होगी या आखिरी कानून साजी होगी, और ये पहली कानून साजी होगी कि जिसमें सारी रात जागा गया और सारी रात जाग कर अरकान असम्बली को ज़बरदस्ती ईवान में रखा गया, बल्कि भेड़ बकरियों की तरह बंद किया गया और दरवाजे बंद रख के उनको कैद रखा गया और हालत कैद में ये सारे का सारा प्रोसेस मुकम्मल करवाया गया। क्योंकि बात क्या था, खतरा किस चीज़ का, ये भी आपसे एक अहम डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन पहले ज़रा देखते हैं जी कि कौमी असम्बली में सिचुएशन क्या रही। कौमी असम्बली में भी अगेन मैं आपको कहूँगा कि इनके पास नंबर्स पूरे नहीं थे। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं थे, जैसे सेनेट में पूरे नहीं थे इसी तरीके से कौमी असम्बली में भी पूरे नहीं थे। और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब कायम दायम रहते तो ये कौमी असम्बली में भी ये बिल उनके बगैर तरमीम मंजूर नहीं हो सकती थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास, पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स पूरे नहीं थे और इसीलिए जो नंबर्स हमारे सामने आए हैं कौमी असम्बली में, सेनेट का आपको मालूम है वो भी फैसला कुन वोट जो है वो सारे का सारा मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात का था, और कौमी असम्बली में भी फैसला कुन वोट जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का ही था। 212 अरकान हैं कौमी असम्बली में, हुकूमत के 213 है टोटल, जिनमें से 212 इनकी तादाद बनती है और एक जो 13वें हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, लिहाजा 212 अरकान हैं। और उन 212 अरकान ने वोट दिया पाकिस्तान ये अमेंडमेंट के हक में, 212 अरकान ने। उसके बाद 5 जो हैं वो लोटे लाए गए और 5 लोटों ने वोट दिया, ये बन गए जी 12 और 5 17 बन गए। और उसके बाद जो बाकी अरकान थे वो थे जमीयत उलमा इस्लाम के, यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के 8 अरकान, और इस तरीके से ये 225 अरकान टोटल बने। 224 चाहिए थे, 225 अरकान ने वोट दिया। अब जरा अगर इसमें से निकाल दें, 224 चाहिए थे, अगर इसमें से मौलाना फजलुर रहमान साहब के 8 अरकान निकाल दें तो ये वोट बनते हैं जी 217, तो 7 वोट फिर भी कम थे हुकूमती बेंचों पे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें हिस्सा नहीं लिया और जो 5 लोटे लाए गए उनमें जो हमारे साथ हैं जी, एक तो अलियास चौधरी साहब थे गुजरात से, और उसके बाद मुबारक ज़ेब हैं जी जो बाजोड़ थे, बाजोड़ से हैं। उस्मान अली चौधरी हैं, इलियास चौधरी गुजरात से हैं, जहूर कुरैशी हैं और औरंगजेब खिची हैं। ये 5 जो हैं अरकान इन्होंने वोट दिया है। इस तरीके से सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जिन्होंने वोट दिया, जो लोटे साबित हुए, ये 5 अरकान हैं और इसके अलावा छठा कोई नजर नहीं आया। क्योंकि बहुत सारी चल रही हैं जी खबरें कि फलां गवर्नमेंट लॉबी में था, जैन कुरैशी लॉबी में था, और रियाज फतेहाना साहब और फलां 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 और घुमन साहब लॉबी में थे। लेकिन जो बात रिकॉर्ड पर है मैं उसकी बात करूंगा, और रिकॉर्ड पे यही बात है कि 212 सरकारी अरकान यानी कि हुकूमती अरकान थे और 5 लोटे थे, और 5 लोटों में से 4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, एक इलियास चौधरी साहब जो कि गुजरात, जिस पे क्लेम था पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का, और इनके खिलाफ रेफरेंस भी भेजा हुआ था लेकिन आज वो मौजूद थे। इस तरीके से जो अरकान डटे रहे, जिनके पे बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया गया, जिनकी बीवी बहनों बच्चों को उठवाया गया था, अगवा किया गया था, उनमें से कोई रुकन भी लोटा नहीं हुआ और वो असम्बली में नहीं पहुंचा। और इसके बावजूद के बहुत सारी खबरें आ रही थी। तो इस तरीके से
मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर कायम दायम रहते और वो उन दावों में ना आते और ब्लफ गेम में ना आते, प्रेशर में ना आते, तो ये अमेंडमेंट किसी भी सूरत में मंजूर नहीं हो सकती थी। और अगर इनके पास अरकान होते तो वो यकीनन वो जाहिर होने थे। और इसके बाद बाकी राजी जैन कुरैशी साहब के बारे में आ रहा है। तो जैन कुरैशी साहब के बारे में जो उन्होंने खुद अपनी एक वीडियो जो है वो अपलोड की है, और और वो वीडियो उन्होंने वीडियो बयान जो है वो अपलोड किया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने अपना वोट ना बेचा है, ना अपने में ज़मीर बेचा है, मैं रूपोश हूँ। और उन्होंने ये भी क्लेम किया है, चैलेंज किया है कि कोई भी फुटेज ऐसी दिखा दी जाए जिसके बाद पता चले कि जी मैं पार्लियामेंट हाउस गया हूं तो मैं पॉलिटिक्स भी छोड़ दूंगा, सीट भी छोड़ दूंगा और सियासत से किनारा कश हो जाऊंगा। और मुझे कुरैशी साहब ने, यानी कि अपने वालिद साहब का नाम लिया उन्होंने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुझे बुलाया था और उन्होंने मुझे कहा था कि आप रूपोश हो जाएं क्योंकि ये आपको अगवा कर सकते हैं। इसलिए मैं रूपोश हुआ और मैं नहीं गया पार्लियामेंट हाउस। उनकी ये वीडियो अपलोड हो चुकी है, उनके ट्वीट अकाउंट पे मौजूद है और मैंने भी उसको रीट्वीट किया है। अब बाकी बातें जो है वो आएंगे, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो जैन कुरैशी साहब पे निशान लगा चुके हैं। वो रियाज फतेहाना साहब पे भी निशान लगा चुके हैं, वो ब्रिगेडियर घुम्मन साहब पे भी निशान लगा चुके हैं, वो उनको पॉइंट आउट कर चुके हैं सस्पेक्ट्स में, क्योंकि उनका ख्याल है कि जो 5 अरकान जो हैं वो हाउस में थे और बाकी 4 अरकान जो थे वो थे लॉबी में, लेकिन उनमें से एक जो है उन्होंने तरदीद कर दी है, वो है जैन कुरैशी साहब। बहरहाल जी ये सिचुएशन चल रही है, लेकिन हकीकत ये है कि अगर ये 9 के 9 अरकान होते भी तो भी मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर वोट ना डालते तो ये 9 अरकान मिला के भी 9 अरकान अगर सब के सब भी मौजूद होते तो भी 212 और प्लस 9 करें तो ये बनते हैं 221, तो 224 का नंबर फिर भी पूरा नहीं होना था। तो हुआ यही है, जो मेरी बात हुई है वो हुआ यही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी ये कहा गया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान बहुत बड़े तादाद हमारे पास मौजूद है। बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा और नून लीग ने भी कहा कि हमारे पास बड़े नंबर मौजूद हैं, इसलिए मौलाना आप आ जाएं वरना आपका झगड़ा शुरू हो जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट से शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उनको इस तरीके से लाया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कहा गया कि आपके बड़े बंदे टूट गए हैं जी हमारे, तो इसलिए आप भी ज़रा इसमें इतनी ज़्यादा मज़ाहमत ना करना। तो ये सारा कुछ किया गया, लेकिन अल्टीमेटली सेनेट में भी हमने देखा और कौमी असम्बली में भी हमने देखा। तो सेनेट में अख्तर मेंगल साहब जो हैं उनको ईवान में ही, यानी कि उनको विजिटर्स गैलरी में भी नहीं बैठने दिया गया, हालांकि उनका इस्तीफ़ा अभी तक मंजूर नहीं हुआ और वो इस वक्त भी रुकने कौमी असम्बली हैं, लेकिन उनको ना ही सेनेट की विजिटर गैलरी में बैठने दिया, ना ही उनको घुसने दिया गया कौमी असम्बली में। तो ये भी एक अलग से एक है। तो इसलिए अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो भी इस मामले में बिल्कुल, उनका भी किरदार बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और क्लियर है, और उनके बारे में भी उनको भी नहीं खरीदा जा सका। तो ये तो है सिचुएशन। अब आते हैं सारी रात जी ये सब कुछ होता रहा और लंबी लंबी तकरीरें भी हुई और लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब ने भी और दीगर ने भी कहा कि भाई इसमें जल्दी क्या है, सेनेट से अगर तरमीम पास हो गई है तो फिर इसको अगले दिन तक मुअख्खर कर दें। तो 11:57 तक ये इजलास किया, तकरीबन 5-7 मिनट की कार्रवाई 10 मिनट की हुई, उसके बाद इसको इजलास को मुलतवी किया गया। रात 12:05 पर दोबारा किया गया और ये फिर इजलास चला सुबह 5-5:15 बजे तक और ये सारे का सारा प्रोसेस मुकम्मल किया गया। फिर सदर ममलिकत को कहा गया कि जनाब जागते रहना, 8 बजे है, लेकिन उसके बाद फिर इनको खतरा हुआ और खतरा ये हुआ कि कहीं इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रोड़ा ना अटका दिया जाए और खौफ का बहुत आलम है, इसलिए वक्त तब्दील करके इन्होंने सुबह 6 बजे ईवान सदर में तकरीब रखी और ईवान सदर में सदर ममलिकत को जगाया गया और उनको कहा गया कि जनाब आप इस पे दस्तखत फरमा दें, और उनसे मंजूरी ली गई और उनसे मंजूरी लेके सुबह 6 बजे की ये तकरीब थी जी। और उसके बाद फिर जो अगला काम है वो ये है कि जल्दी जल्दी इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए, और ये भी मेरा ख्याल है कि दफ्तर खुलवा के ये सारा काम, बल्कि दफ्तर भी क्या खुलवाना है,
کسی کلرک کو یا کسی پرنٹر کو کہا ہوگا کہ جناب اس پہ کر دیں اور گزٹ نوٹیفیکیشن شائع کروایا گیا. یہ ساری کی ساری کاروائی اس لیے کی جا رہی ہے کہ اندر سے ڈرے ہوئے ہیں. اس کی وجہ ہے آج ورکنگ ڈے ہے، پہلا منڈے کا، اور دن رہ گئے ہیں جی تین دن کے اندر اندر اگلے چیف جسٹس کا تقرر ہونا ہے. اور اگر اگلے چیف جسٹس کے بارے میں باقاعدہ ایک کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کرنی ہے، کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کر کے یہ سارا کام مکمل کرنا ہے، اگلے چیف جسٹس کا تقرر کرنا ہے. چیف جسٹس کا تقرر ہونے کے لیے اپوزیشن اور حکومت کے جو نیا طریقہ ہے اس میں حکومتی ارکان بھی ہوں گے، اپوزیشن کے بھی ہوں گے، پارلیمانی کمیٹی بھی ہوگی، سب ہوں گے، تو وہ فیصلہ کریں گے کہ اگلا چیف جسٹس کون ہوگا. تو یہ ساری کاروائی جو ہے وہ جلد از جلد مکمل کرنا چاہ رہے ہیں. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ اگر یہ پروسیس رک گیا تو پھر اگلا یہ ہے کہ اس وقت جو موجود ہے قانون، تو قائم مقام چیف جسٹس بن جائیں گے از خود جسٹس منصور علی شاہ صاحب. سینئر موسٹ جج ہیں، وہ از خود چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے، اور اگر وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے تو ان کا سارا کھیل خراب ہو سکتا ہے. تو یہ وہ خوف و ہراس، یہ وہ ڈر ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے کے ساری رات یہ جاگتے رہے، اور صبح صدر مملکت زرداری صاحب کو 6 بجے ان کو جگا کے ان سے منظوری لی گئی اور جلد از جلد یہ سارا کچھ کروایا گیا. تو یہ ہیں جی معاملات اور یہ سب کچھ. تو بہرحال جو آئینی ماہرین اور وکلا، اب اگلا راؤنڈ شروع ہونے والا ہے جی وکلا کا، کیونکہ وکلا اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے علاوہ کسی کو بھی چیف جسٹس قبول نہیں کریں گے. سینئر موسٹ جج ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ صاحب، کیونکہ یہ ساری محفل جو ہے وہ اسی لیے سجائی گئی تھی کہ قاضی صاحب کو لانا ہے اور منصور شاہ صاحب کو نہیں لانا. قاضی صاحب والا پورشن تو ہو گیا ہے کلوز، اور قاضی صاحب تو جا رہے ہیں، یہ ان کا آخری ہفتہ شروع ہو چکا ہے، ان کے 4 دن باقی ہیں، اور ان کے رہنے کے تو کوئی چانس نظر نہیں آ رہا، اور بلکہ ختم ہو گیا ہے. چانس کیا نظر آنا ہے، وہ تو فارغ ہو گئے ہیں، اور اب وہ ان کا سامان بھی پیک اور ٹکٹ بھی اور سب کچھ، وہ ہر چیز جو ہے خبریں آ رہی تھیں وہ بالکل درست تھیں کہ ان کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھ بڑا ہینڈ ہونے والا ہے، بلکہ ہو گیا ہے. ان کو تو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے فارغ کر دیا گیا ہے. اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنے کی کیا کیا کرتے ہیں جتن، یہ ہے اصل سوال. کیونکہ 3 سینئر موسٹ ججز ہیں اور 3 کا پینل ہے، 3 میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے. اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں نمبر 1، نمبر 2 جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، اور نمبر 3 جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیں. تو سب کی نظریں اس وقت لگی ہوئی ہیں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب پہ کہ کیا جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اس پوسٹ کو، اس طریقے سے متنازع پوسٹ کو قبول کرتے ہیں یا پھر نہیں کرتے. بہرحال دیکھتے ہیں جناب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.